नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक आपका एक बार फिर से मेरे यानी बॉनी वर्मा के चैनल डरावनी दास्तान पर। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, दोस्ती की सबसे गहरी निशानी क्या होती है? एक दूसरे के लिए जान देना, हर मुश्किल में साथ खड़ा होना, या फिर एक दूसरे की चड्डी पहनना? हाँ, हंसो मत, आई एम नॉट किडिंग। आज की कहानी ऐसी ही दोस्ती की है जो इतनी गहरी थी, इतनी पक्की कि ये लोग मजाक मजाक में अपनी अंडरवेयर तक बदल लेते थे। लेकिन क्या होता है जब यही डीप दोस्ती एक भयानक राज का दरवाजा खोल देती है? क्या होता है जब एक बंद कमरा, एक खूबसूरत चेहरा और आधी रात का बुलावा मौत का पैगाम बन जाता है? ये कहानी एक ऐसी मिस्टीरियस नाइट की है जिसने दो जिगरी दोस्तों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी एक हवेली की है जिसके चौथे माले पर सदियों से एक अतृप्त आत्मा इंसाफ का नहीं बल्कि शिकार का इंतजार कर रही है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां कस लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए मेरे साथ ओडिशा के उस गांव की तरफ जहां दोस्ती और मौत के बीच का फासला बहुत धुंधला है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ओडिशा के एक छोटे से हरे भरे गांव मयूरगंज से। गांव जितना शांत और खूबसूरत, उतनी ही मनहूसियत समेटे हुए थी गांव के छोर पर बनी वो 4 मंजिला हवेली। ये हवेली प्रकाश महापात्रा और उनके परिवार की थी। हवेली के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ अपनी जटाओं से हवेली की दीवारों को ऐसे जकड़े हुए जैसे कोई दैत्य अपने शिकार को दबोचे हो। हवेली की खिड़कियां दिन में भी इतनी काली दिखती थीं जैसे वो आंखें हों जो हर आने जाने वाले पर नजर रखती हैं। और इसी हवेली में अपनी कॉलेज की छुट्टियां बिताने के लिए भुवनेश्वर शहर से आया था प्रकाश का ममेरा भाई विकास दास। विकास और प्रकाश सिर्फ भाई नहीं थे, वो एक रूह के 2 टुकड़े थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। दोनों एक दूसरे के राजदार, एक दूसरे के क्राइम पार्टनर। और जैसा मैंने बताया, दोस्ती इतनी बेबाक कि मजाक मजाक में अपनी अंडरवेयर तक एक्सचेंज कर लेते थे। विकास जब पहली बार उस हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा हुआ तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भुवनेश्वर के फ्लैट्स में रहने वाले लड़के के लिए यह हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं थी। पुरानी, विशाल और थोड़ी डरावनी। उसने हवेली को नीचे से ऊपर तक देखा, प्रकाश के कंधे पर हाथ मारा और बोला, भाई प्रकाश, ये घर है या भूल भुलैया? यहां तो अगर मैं खो गया तो गूगल मैप्स भी काम नहीं करेगा। प्रकाश हंस पड़ा, अरे टेंशन मत ले भाई, तुझे खोने नहीं दूंगा, चल अंदर। पहला दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गया। दोनों दोस्तों ने गांव की गलियों में साइकिल दौड़ाई, खेतों में कबड्डी खेली और आम के बाग से कच्चे आम तोड़कर खाए। विकास, जो शहर की भीड़ भाड़ और शोर का आदी था, उसे गांव की ये शांति और ये खुलापन लिटरली जन्नत जैसा लगा। उसी शाम हवेली में घूमते घूमते विकास की नजर ग्राउंड फ्लोर के आखिरी कोने में एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लटका था। भाई, ये दरवाजा कहाँ जाता है? उसने पूछा। प्रकाश का हंसता हुआ चेहरा अचानक सपाट हो गया। अरे कुछ नहीं, वो पुराना स्टोर रूम है, कबाड़ भरा है, चल छत पर चलते हैं। विकास को यह अजीब लगा पर वो उस वक्त बात को टाल गया। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा तूफान छिपा था जिसका अंदाजा विकास को बिल्कुल नहीं था। कहानी में असली सस्पेंस और थ्रिल की एंट्री दूसरे दिन की सुबह हुई। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था। माहौल बड़ा खुशनुमा था। तभी प्रकाश के पापा यानी विकास के मामा जी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने अपना चम्मच प्लेट में रखा और उनकी इस हरकत से टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने दोनों लड़कों की तरफ, खासकर विकास की तरफ एक गहरी नजर डाली और बोले, बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो। ये पूरी हवेली तुम्हारी है। जहां घूमना है घूमो, जो करना है करो। लेकिन उन्होंने एक पल को पॉज लिया और उनकी आवाज में एक अनजाना सा खौफ तैर गया।
भूल कर भी हवेली की चौथी मंजिल की तरफ कदम भी मत रखना। विकास को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने मासूमियत से पूछा, क्यों मामा जी, ऐसा क्या है वहां जो हम नहीं जा सकते? मामा जी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमी कांपती आवाज में कहा, वो फ्लोर दशकों से बंद है। वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। सालों पहले एक नौकरानी जिद करके वहां सफाई करने चली गई थी। जब वो नीचे आई तो उसकी जुबान जा चुकी थी और वो पागलों की तरह बस दीवारों को घूरती रहती थी। 3 दिन बाद उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ब्रह्म राक्षस, ये शब्द और उसके साथ जुड़ी कहानी सुनते ही विकास के कानों में जैसे सीटी बजने लगी। शहर के लड़के के लिए ये बातें किसी हॉरर फिल्म के डायलॉग जैसी थीं। डर लगने के बजाय उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी की शैतानी चमक आ गई। अगर मामा जी ने इतनी सीरियसनेस से मना नहीं किया होता तो शायद वो उस फ्लोर के बारे में कभी सोचता भी नहीं। पर अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घर कर गया, आखिर उस हॉन्टेड प्लेस पर ऐसा कौन सा राज दफन है? बाद में जब दोनों दोस्त अपने कमरे में थे तो प्रकाश ने विकास को फिर से समझाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। विकास, प्लीज यार, पापा की बात को मजाक में मत लेना। वो सच कह रहे थे। उस फ्लोर पर सच में कोई नहीं जाता। रात में वहां से बहुत अजीब, बहुत चिलिंग आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की तो कभी संस्कृत के श्लोक पढ़ने की। मैंने खुद कई बार सुनी है। वो कोई मजाक नहीं था। विकास ने देखा जो प्रकाश हमेशा हंसता खेलता रहता है, आज सच में डरा हुआ था। ये देखकर उसने उस वक्त तो यकीन दिला दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन दिल का कीड़ा अब और भी ज्यादा बेचैन हो चुका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है? सुनिए, ये कोई आम घोस्ट या मामूली भूत प्रेत नहीं। ब्रह्म राक्षस एक ऐसे परम ज्ञानी, ऐसे स्कॉलर ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिसकी हत्या कर दी गई हो। कोई साधारण पंडित नहीं, वो जिसे चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो, जिसे हर तंत्र मंत्र और शास्त्र कंठस्थ हो। जब ऐसे किसी विद्वान की आत्मा अतृप्त रह जाती है तो वो एक बेहद शक्तिशाली और अक्सर क्रोधित पैरानॉर्मल शक्ति में बदल जाती है। इनकी ताकत अपार होती है। कहते हैं अगर कोई इंसान एक बार इनके इलाके में घुस गया या इनके क्रोध का शिकार हो गया तो दुनिया की कोई तांत्रिक शक्ति उसे नहीं बचा सकती। उसका अंत निश्चित है। उस डरावनी चेतावनी के अगले दिन सुबह विकास अपने कमरे की बालकनी में खड़ा दांत साफ कर रहा था। उसका कमरा हवेली के दूसरे माले पे था, जहां से सामने का नजारा साफ दिखता था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार बने एक पुराने से घर पर पड़ी। घर देखने में वीरान और बरसों से बंद सा, पर आज उस घर की छत पर कोई था, एक लड़की। और वो कोई आम लड़की नहीं थी। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम कि विकास के हाथ से टूथब्रश गिरते गिरते बचा। लंबे घने काले बाल हवा में लहरा रहे थे, बड़ी बड़ी झील सी आंखें, और उसने एक पारंपरिक सफेद संबलपुरी साड़ी पहन रखी थी। वो किसी देवी की मूर्ति जैसी लग रही थी। विकास तो बस उसे देखता ही रह गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि दिल की धड़कनें तेज। उस लड़की ने विकास को देखा और उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान दी। विकास के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो भागकर अंदर गया और सो रहे प्रकाश को झंझोड़कर उठाया। उठ भाई उठ, जल्दी बाहर आ, देख तुझे कुछ दिखाना है। प्रकाश नींद में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया और सामने देखते ही उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, ये कौन है? ये घर तो मैंने हमेशा से बंद ही देखा है। शायद कोई नए लोग आए हैं रहने। पर भाई, जो भी है, ये तो अपनी लीग से बहुत बाहर है। ये परी है और हम दोनों लंगूर। उस दिन के बाद विकास का मन किसी काम में नहीं लगा। उसका ठिकाना अब बस वही बालकनी बन गई। वो बार बार बाहर आता और हर बार वो लड़की उसे वहीं मिलती, कभी कपड़े सुखाते हुए, कभी अपने बालों को संवारते हुए, और हर बार वो उसे देखकर मुस्कुरा देती। दोपहर में जब दोनों दोस्त गांव के बाजार की तरफ निकले तो उनकी नजर गांव के मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। लंबी सफेद दाढ़ी, उलझे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी गहराई। गांव वाले उन्हें दामोदर बाबा कहते थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे।
कोई उन्हें पहुंचा हुआ संत कहता तो कोई पागल। दामोदर बाबा ने विकास को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने इशारे से दोनों को पास बुलाया। प्रकाश झिझक रहा था, पर विकास क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ गया। बाबा ने विकास के चेहरे को गौर से देखा और हवेली की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाए, नया चेहरा। इस गांव को नए चेहरे रास नहीं आते बेटा, और उस हवेली की परछाई से दूर रहना, खासकर उस खंडर की परछाई से जो ठीक उसके सामने है। वो घर नहीं, दरवाजा है दूसरी दुनिया का। प्रकाश ने विकास का हाथ खींचा और उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए वहां से ले गया। अरे छोड़, ये सठिया गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर दामोदर बाबा की वो भेदती नजर और वो रहस्यमयी चेतावनी विकास के दिमाग में अटक कर रह गई। ये सिलसिला 2 दिनों तक चलता रहा। विकास और उस लड़की के बीच खामोश इशारे और मुस्कुराहटें चलती रहीं। अब विकास के अंदर का शहर का हीरो जाग चुका था। उसे लगने लगा कि ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है। शहर से आया हूं, स्मार्ट हूं, ये गांव की भोली भाली लड़की तो मुझसे पट ही जाएगी। आखिरकार तीसरे दिन दोपहर में जब वो लड़की फिर छत पर आई तो विकास से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ हिलाकर हाय किया। लड़की ने भी शर्माते हुए अपनी सहेलियों के पीछे छिपते हुए धीरे से हाथ हिलाया। विकास का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। उसने इशारों में ही पूछ लिया, क्या हम मिल सकते हैं? ये सुनते ही लड़की का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल और वो भागकर अंदर चली गई। विकास का दिल एक पल को बैठ गया। शिट, लगता है ज्यादा जल्दी कर दी। कहीं इसने अपने घर पर शिकायत कर दी तो मामा जी तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। वो टेंशन में अपने कमरे में चक्कर काटने लगा। तभी वो लड़की वापस छत पर आई। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था जिस पर एक कागज की चिट लिपटी हुई थी। उसने इधर उधर देखा और वो पत्थर विकास की बालकनी की तरफ उछाल दिया। विकास ने लगभग हवा में ही उस पत्थर को लपक लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से वो चिट खोली। उस पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा था, आज रात 11:30 बजे मेरे घर आना, घर पर कोई नहीं है। ये पढ़ते ही विकास की तो जैसे दुनिया ही घूम गई। वो खुशी के मारे पागल हो गया। उछलता कूदता प्रकाश के पास गया और उसे वो चिट दिखाई। प्रकाश की शक्ल पर एक पल के लिए जलन और हैरानी का भाव आया, पर फिर वो अपने दोस्त के लिए मुस्कुराया। वाह मेरे शेर, तेरी तो निकल पड़ी, जा जी ले अपनी जिंदगी, पर भाई संभाल के। अब विकास के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे कछुए की चाल चल रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे। विकास अलमारी के सामने खड़ा अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाल रहा था। ये पहनूं या वो खुद से बातें कर रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना इस मामले में एक्सपर्ट यानी प्रकाश से सलाह ली जाए। उसने पूरे घर में प्रकाश को आवाज लगाई, प्रकाश, ओए प्रकाश, काय भाई? पर कोई जवाब नहीं आया। उसने उसका कमरा देखा, छत पर देखा, पर वो कहीं नहीं था। उसने उसका फोन मिलाया, पर वो पहुंच से बाहर बता रहा था। अब विकास को थोड़ी चिंता होने लगी। अकेले बैठे बैठे उसे बोरियत होने लगी और तभी उसके शैतानी दिमाग में मामा जी की वो चेतावनी किसी बिजली की तरह कौंधी, 4था फ्लोर, द हॉन्टेड प्लेस। प्रकाश तो है नहीं, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, बस एक क्विक लुक लेकर आता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर है क्या उस कमरे में ऐसा? ये ख्याल आते ही उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डर भी था और एक्साइटमेंट भी। वो दबे पांव किसी बिल्ली की तरह अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रात के सन्नाटे में लकड़ी की सीढ़ियों पर उसके कदमों की चर्र-मर्र की आवाज भी दिल दहला रही थी। वो तीसरे माले को पार करके उन सीढ़ियों तक पहुंचा जिन पर शायद सालों से किसी ने पैर नहीं रखा था। धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले उसके स्वागत के लिए तैयार थे। जैसे ही उसने 4थे फ्लोर पर पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ठंडी और खामोश दुनिया में आ गया है। नीचे आंगन से आती झिंगरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब अचानक बंद हो गया। एक अजीब कान फाड़ देने वाला सन्नाटा।
उसे अपने दिल की धड़कनें ढोल की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थीं। उसे पसीना आने लगा, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। वो आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने एक ठंडा भारी हाथ रखा। विकास की तो जैसे रूह ही उड़ गई, चीख हलक में अटक गई, पूरा शरीर पत्थर। उसने कांपते कांपते अपनी गर्दन घुमाई और उसके सामने प्रकाश खड़ा था। मना किया था ना, यहां क्यों आया? प्रकाश ने गुस्से और डर से मिली जुली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। विकास की जान में जान आई। तू कहां था? और तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब दोनों दोस्त उस भयानक चौथे फ्लोर के दरवाजे पर साथ खड़े थे। विकास ने किसी तरह प्रकाश को मना ही लिया। अरे कुछ नहीं होगा यार, बस एक बार दरवाजा खोलकर झांक लेंगे और वापस चलेंगे। प्रॉमिस, हम किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर दोस्त की जिद और अपने अंदर दबी क्यूरियोसिटी के आगे वो भी हार गया। दोनों ने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस पुराने भारी दरवाजे को धक्का दिया। कर की एक डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा किसी हॉरर सेट जैसा। बहुत बड़ा हॉल, हर तरफ मकड़ी के जाले, हवा में धूल और सीलन की अजीब गंध, जिसमें चंदन और सूखे फूलों की हल्की सी महक घुली हुई। और वहां बहुत सारी पुरानी लकड़ी की संदूकें रखी थीं, छोटी बड़ी हर साइज की। सब पर भारी भारी जंग लगे ताले लटक रहे थे। तभी विकास की नजर एक संदूक पर पड़ी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। हॉल के बीचों बीच रखी, आकार में सबसे बड़ी और एक कीमती शाही लाल कपड़े से ढकी हुई। उसके ऊपर पीतल का नक्काशीदार कलश रखा था। उस संदूक के आसपास की जगह बाकी हॉल के मुकाबले ज्यादा साफ, जैसे कोई रोज उसकी देखभाल करता हो। पता नहीं क्यों विकास के कदम अपने आप उसी संदूक की तरफ बढ़ गए। प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ा। भाई रहने दे, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे मत छेड़। पर विकास के सिर पर जुनून सवार था। उसने प्रकाश का हाथ झटक दिया, आगे बढ़ा, कलश उठाकर नीचे रखा और वो लाल कपड़ा एक झटके में खींच दिया। कपड़ा हटते ही धूल का ऐसा गुबार उड़ा कि दोनों खांसने लगे। संदूक पर बहुत पुराना कारीगरी वाला ताला लगा था। विकास सोच ही रहा था इसे कैसे खोले कि प्रकाश ने जेब से एक हेयरपिन निकाली और किसी माहिर ताला तोड़ की तरह लॉक से भिड़ गया। उसे इतनी मेहनत करते देख विकास ने माहौल हल्का करने को मजाक किया। माशाअल्लाह, क्या कलाकारी है, लगता है कॉलेज के बाद यही तेरा प्रोफेशन होगा। और तभी खट की एक तेज मेटालिक आवाज आई। ताला खुल चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, सांसें अटकी हुई। उन्होंने मिलकर संदूक का भारी लकड़ी का ढक्कन उठाया। आंखें बेताब, अंदर क्या खजाना छिपा है यही देखने को। पर अंदर कोई खजाना नहीं था। इतने बड़े संदूक के बीचों बीच लाल मखमल के कपड़े पर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक किताब, पुरानी चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर कोई नाम नहीं, बस बीच में एक अजीब सा त्रिशूल जैसा चिन्ह। विकास ने जैसे ही किताब को छूने को हाथ बढ़ाया, एक बर्फीली चिलिंग हवा का झोंका ना जाने कहां से आया, चेहरों से टकराकर निकल गया। हॉल में रखी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। दोनों बुरी तरह डर गए। ये नॉर्मल नहीं था। चल पढ़ते हैं, इसमें क्या है? प्रकाश ने कांपते हाथों से किताब उठाते हुए कहा। तू पढ़ेगा? 8वीं फेल। विकास ने डर के मारे ताना कस दिया। प्रकाश ने किताब खोली। पहले पन्ने पर सुंदर पुरानी लिपि में शायद किताब का परिचय लिखा था। कहते हैं इस किताब में इस हवेली के पहले मालिक हरिदेव मिश्रा के बारे में लिखा था। वो कोई साधारण विद्वान नहीं थे, वेदों के ज्ञाता और साथ साथ काले जादू और तंत्र मंत्र के भी माहिर। और उनकी हत्या इसी चौथे माले पर उनके ही शिष्यों ने उनकी शक्तियां हड़पने के लिए कर दी थी। मरते मरते उन्होंने शाप दिया था कि उनकी आत्मा इस हवेली को कभी नहीं छोड़ेगी और जो भी उनकी चीजों को छूने की हिम्मत करेगा वो उसका शिकार बनेगा। प्रकाश ने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। ये पुस्तक उन शक्तियों के बारे में है जो वो पढ़ रहा था और विकास सुन रहा था। शुरू की 3 लाइनें नॉर्मल लग रही थी, पर जैसे ही प्रकाश ने चौथी लाइन पढ़नी शुरू की, कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि रूह जिस्म से अलग होने को आ गई। प्रकाश ने पढ़ा, इस पुस्तक में विशेष तौर पर उनकी बात की गई है जो ठीक उसी पल, उसी स्पीड में
एक बहुत गहरी, भारी, डरावनी आवाज ने वही शब्द दोहराए। वो आवाज इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे दीवारों से, जमीन से, हवा से निकल रही हो। वही आवाज इसी कमरे के किसी कोने से गूंजी थी। इस पुस्तक में विशेष तौर पर उनकी बात की गई है जो, ऐसा लगा कोई और भी, कोई अनदेखा उन्हीं के साथ बैठकर वही किताब पढ़ रहा है। प्रकाश के मुंह से शब्द रुक गए, वो आवाज भी थम गई। दोनों ने डर के मारे अपनी फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई। वहां उनके सिवा कोई नहीं था। कांपते हुए प्रकाश ने हिम्मत करके अगली लाइन पढ़ी, इस पुस्तक को पढ़ने वाले को। और फिर वही हुआ। पीछे से वही भयानक गूंजती हुई आवाज आई, इस पुस्तक को पढ़ने वाले को। बस अब और बर्दाश्त करना नामुमकिन। प्रकाश ने चीख कर किताब वहीं फेंक दी। दोनों की हालत पतली हो चुकी थी। यह कोई मजाक नहीं था। सस्पेंस और थ्रिल अब जानलेवा डर में बदल चुका था। प्रकाश पलक झपकते ही दरवाजे की तरफ भागा, पर विकास ने उसे पकड़ लिया। रुक, हो सकता है ये कोई वहम हो, या मामा जी हमारे साथ प्रैंक कर रहे हों। पागल हो गया है क्या? प्रकाश हांफते हुए चिल्लाया। मेरे पापा और प्रैंक, वो भी इस मनहूस जगह पर? इम्पॉसिबल। यहां सच में कुछ है, चल यहां से। वो दोनों बहस में ही थे कि विकास की नजर हॉल के सबसे दूर वाले अंधेरे कोने पर गई। वहां दो पुराने टूटे बक्सों के पीछे से एक हल्की सी पीली रोशनी की लकीर दिख रही थी। वो क्या है? विकास ने कांपती उंगली से इशारा किया। पूरी तरह बंद, बिला खिड़की वाले इस फ्लोर पर रोशनी आखिर आई कहां से? डर और क्यूरियोसिटी की जंग में क्यूरियोसिटी जीत गई। दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े उस रोशनी की तरफ बढ़े। विकास आगे आगे, प्रकाश डर के मारे उसके पीछे ऑलमोस्ट चिपका हुआ। जैसे ही उन्होंने उन बक्सों के पार देखने के लिए अपनी फ्लैशलाइट मारी, उनके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। उनका खून जम गया। वहां जमीन पर पद्मासन में एक साधु जैसा आदमी बैठा था। उसकी लंबी लंबी उलझी हुई जटाएं जमीन को छू रही थीं, और उसकी आंखें, हे भगवान, वहां आंखें थी ही नहीं, दो सुराख जिनसे सफेद हीरों जैसी तेज रोशनी बाहर फूट रही थी। वो बिना पलक झपकाए एकटक सीधा इन्हीं दोनों को घूर रहा था। उसका पूरा शरीर एक अलौकिक डरावनी रोशनी से घिरा हुआ था। उसका वो रुद्र रूप देखकर दोनों की हालत बोलती बंद। किसी सेकंड भी नहीं रुके, पलटे और ऐसे भागे जैसे पीछे मौत पड़ी हो। सीढ़ियों से गिरते पड़ते एक दूसरे पर चढ़ते हुए बस भागते गए। भागते भागते ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे, पर पैर वहां भी नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी ताकत जबरदस्ती खींच रही है नीचे और नीचे। दोनों हवेली के बेसमेंट की सीढ़ियों से किसी बोरे की तरह लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे, और जैसे ही गिरे, पीछे बेसमेंट का भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम कान फाड़ देने वाली आखिरी आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखे नहीं। विकास ने फटाफट फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। प्रकाश पास ही गिरा हुआ दर्द से करहा रहा था। भाई, मेरी कमर लगता है टूट गई है। विकास ने उसे उठाया। दोनों को चोटें आई थीं, पर जिस्मानी दर्द से भी ज्यादा रूह कांप रही थी। वो उस भयानक बेसमेंट में कैद हो चुके थे। तभी प्रकाश को कुछ याद आया। एक रास्ता है, वो हाँफते हुए बोला। बेसमेंट के आखिर में स्टोर रूम के पीछे एक छोटी सी दीवार है, उसे फांदकर हम घर के पीछे वाले आंगन यानी बैकयार्ड में निकल सकते हैं। एक उम्मीद की किरण जगी। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए लंगड़ाते हुए फ्लैशलाइट की कांपती रोशनी में उस दीवार की तरफ बढ़ने लगे। बेसमेंट में सीलन, सड़न और मौत जैसी खामोशी, बस उनके लड़खड़ाते कदम और हाँफती सांसें गूंज रहीं। और तभी दोनों के कानों में एक सर्द फुसफुसाहट एक साथ, विकास, प्रकाश। दोनों वहीं ठिठक गए जैसे किसी ने बर्फ में जमा दिया हो। यह बहुत ही चिलिंग था। विकास ने प्रकाश से पूछा, तुझे आवाज आई? प्रकाश ने डर से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए सिर हिलाया। हां, किसी ने मेरा नाम लिया। नहीं, विकास ने कांपती आवाज में कहा, उसने मेरा नाम लिया। और तब उन्हें यह भयानक सच समझ आया कि उस अनदेखी शैतानी आवाज ने दोनों को उनके अपने अपने नाम से पुकारा था। अब वो और तेजी से भागने लगे, और तभी वो फुसफुसाहटें अब जोर जोर से गूंजने लगी। चारों तरफ से, दीवारों से, छत से,
उनके नाम पुकारे जाने लगे। वो बस उस दीवार तक पहुंचना चाहते थे और तभी चटाक, एक जोरदार गूंजती हुई आवाज। किसी ने प्रकाश को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो हवा में घूमकर दीवार से टकराया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। विकास ने फ्लैशलाइट मारी तो देखा प्रकाश के गाल पर 5 उंगलियों के गहरे लाल निशान छपे हुए, जैसे किसी ने गरम लोहे से दाग दिया हो। विकास ने उसे झिंझोड़ा, उठ भाई उठ, हमें यहां से निकलना होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो प्रकाश को लगभग घसीटते हुए भाग रहा था और तभी उसके फोन की स्क्रीन एक बार झिलमिलाई और पूरी तरह बंद, बैटरी 0%। जबकि उसे अच्छी तरह याद था ऊपर आने से पहले उसका फोन 95% चार्ज था। अब वो पूरी तरह अंधेरे में थे, एक अनदेखे शिकारी के साथ। तभी बेसमेंट के दूसरे छोर से वही गहरी रौबदार आवाज आई, रुक जाओ, भागो मत। विकास वही पत्थर का बन गया। अब क्या करे, रुक जाए या जान बचाने के लिए भागे? 2 सेकंड बाद प्रकाश को हल्का सा होश आया। वो दर्द से चिल्लाया, भाग ले भाई, रुकना मत। और वो भागे, अंधेरी में दीवारों को टटोलते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए। अब वो दीवार पास ही थी, पर उस छोटे से रास्ते में जो उनके साथ हुआ वो किसी नर्क की यातना से कम नहीं था। उन्हें लगा जैसे वो किसी तूफानी समंदर के किनारे भाग रहे हों, लहरों की जोर जोर से गरजने की आवाजें। फिर अचानक लगा जैसे किसी मंदिर के अहाते में पहुंच गए हों, जहां सैकड़ों लोग एक साथ मंजीरे और ढोल नगाड़े बजा रहे हों। और इन सब आवाजों के ऊपर वो ब्रह्म राक्षस जोर जोर से कहकहे लगाकर हंस रहा था। आखिरकार वो दीवार तक पहुंच गए। अब सवाल, पहले कौन कूदेगा? उस जानलेवा सस्पेंस में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलकर। विकास जीता। प्लान यह बना कि विकास पहले कूदेगा, फिर प्रकाश को हाथ देकर ऊपर खींच लेगा। प्रकाश ने कांपते हाथों से सहारा दिया और विकास कूदकर बैकयार्ड में पहुंच गया। पर जैसे ही उसने राहत की सांस लेकर पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं जम गया। बैकयार्ड में ठीक उनके घर के पीछे एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, पर वो पेड़ अजीब था, अप्राकृतिक। नीचे से जड़ों से तने तक हरा भरा और पत्तों से लदा, और ऊपर की तरफ टहनियां पूरी तरह सूखी, नंगी, किसी कंकाल के हाथों जैसी। कहते हैं ऐसा ही पेड़ जो नीचे से हरा और ऊपर से सूखा हो, उस पर ब्रह्म राक्षस का स्थायी निवास होता है। विकास उस पेड़ को देखकर इतना डर गया, इतना सम्मोहित हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि प्रकाश नीचे उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसे प्रकाश का ख्याल आया। उसने हाथ देने के लिए नीचे देखा। उसी पल नीचे अंधेरे में खड़े प्रकाश को एक भयानक रूह कंपा देने वाला एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं और विकास तो हाथ पकड़कर भाग रहे थे, वो ऊपर चला गया, पर मेरा हाथ अभी भी किसने पकड़ रखा है? जैसे ही उसने ये सोचा और विकास ने अपना हाथ नीचे किया, किसी अनदेखी बर्फीली पकड़ ने प्रकाश का हाथ जकड़ा और जोर से चीखने का मौका दिए बिना अंधेरे में वापस खींच लिया। एक दबी हुई दर्दनाक चीख अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गई। विकास पागलों की तरह चिल्लाने लगा, प्रकाश, प्रकाश भाई, कहां है तू? पर अंदर से सिर्फ मौत जैसी खामोशी ने जवाब दिया। विकास का दिमाग काम करना बंद। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। वो भागा सीधा पहले माले पर प्रकाश के बड़े भाई चिरायु के कमरे की तरफ। चिरायु पूजा पाठ करने वाले शांत स्वभाव के इंसान थे और उन्हें तांत्रिक और पैरानॉर्मल चीजों का काफी ज्ञान था। विकास ने दरवाजा पीट पीट कर उन्हें जगाया। चिरायु ने दरवाजा खोला तो विकास की हालत देखकर सन्न, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे, आंखों में मौत का खौफ। विकास ने रोते रोते हाफते हुए टूटे फूटे शब्दों में सब कुछ बता दिया। 4था फ्लोर, किताब, बेसमेंट, प्रकाश, वो उसे ले गया। 4था फ्लोर सुनते ही चिरायु का चेहरा गुस्से और डर से सफेद। पर यह डांटने का वक्त नहीं था। उन्होंने विकास को चुप कराया और भागे।
घर के मंदिर से एक पुरानी पीली पड़ चुकी हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी उठाई और विकास को लेकर वापस बैकयार्ड में आए। उन्होंने चिट्ठी उसके हाथ में ठूंस दी। इस पीपल के पेड़ को देख, इसमें लिखा श्लोक पढ़, लगातार बिना रुके, समझा? चिराइयों ने खुद आंखें बंद कर लीं, चेहरा बेसमेंट की ओर किया और गहरी भारी आवाज में मंत्र बुदबुदाने लगे। विकास का पूरा शरीर कांप रहा था। संस्कृत की एक भी लाइन ठीक से पढ़ी नहीं जा रही थी। अक्षर आंखों के सामने नाच रहे थे और धुंधले हो रहे थे। चिराइयों ने अचानक आंखें खोली, गुस्से से चमकते हुए बोले, तुझे पढ़ना नहीं आता क्या? उन्होंने पूरा श्लोक दहाड़ कर बोला, अब मेरे पीछे दोहराओ, एक भी शब्द गलत हुआ तो समझ लेना दोनों खत्म। विकास रोते रोते हकलाते हुए दोहराने लगा, कांपती सांसें, तोतली जुबान, जैसे किसी ने उसकी गले पर तलवार रख दी हो। और तभी बेसमेंट की गहराइयों से प्रकाश की फटी हुई चीखें, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, गलती हो गई, माफ कर दो। साथ ही गूंज उठा वही नर्क जैसा शोर, ढोल नगाड़े, उफनती लहरों की गड़गड़ाहट, और उसके ऊपर एक गहरी मजाक उड़ाती हुई आवाज, वही श्लोक धुलाती हुई, जैसे कह रही हो, आओ देख लें किसमें ताकत है। 5 मिनट, 5 लंबे अंतहीन मिनट अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता रहा। फिर अचानक पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि सांस की आवाज भी चाकू जैसी लग रही थी। चिरायु ने गहरी सांस भरी और बिना एक पल सोचे अंधेरे होल में कूद पड़े। विकास के लिए वो 2 मिनट 2 सदियों जैसे लगे। दिल बाहर निकलने को था। फिर चिरायु ऊपर आए, कंधे पर बेहोश प्रकाश, कपड़े फटे, शरीर नीले काले निशानों से भरा, जैसे किसी जंगली जानवर ने चीर फाड़ दी हो। उसने विकास को बिस्तर पर जबरदस्ती लिटाया, ठंडी सख्त आवाज में बोला, सुबह तक मम्मी पापा को कुछ मत बताना, समझा? विकास का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया। सुबह हुई, विकास की आंख खुली। रात का मंजर अब भी उसके दिमाग में ताजा था, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। उसने राहत की सांस ली और पलटा। बिस्तर खाली था, प्रकाश गायब। फिर अचानक पूरा घर चीख पुकार और अफरा तफरी में डूब गया। रोने चिल्लाने की आवाजें, पुलिस बुलाई गई, गांव में हर जगह तलाशी लिया गया, कुआं, तालाब, खेत, जंगल, पर वो कभी न मिला, जैसे वो लड़का हवा में घुल गया हो। शाम ढली, विकास टूटकर आंगन में बैठा, खुद को बार बार कोसते हुए, और तभी उसकी नजर चली गई सामने वाले घर की तरफ, उस लड़की के घर की ओर। उस घर की छत से निकले एक पुराने जंग लगे पानी के पाइप पर एक अंडरवेयर लटक रही थी। वो विकास की अंडरवेयर थी, उसकी पसंदीदा, जिस पर सुपरमैन का लोगो था। याद आया, वो और प्रकाश अक्सर मजाक में अपनी अंडरवेयर बदल लिया करते थे। विकास का दिमाग ठंडा पड़ गया। वो वहां क्या कर रही थी? तभी पास से गुजरते हुए गांव के एक बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा, उस खंडहर को क्यों देख रहे हो? वो घर 50 साल से वीरान है। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। और उसी एक पल में विकास के दिमाग में जैसे आग लग गई। सारे टुकड़े जुड़ गए, सारा रहस्य, वो रात, हर झूठ शीशे की तरह साफ हो गया। वो घर हमेशा से खाली था। वो खूबसूरत लड़की कोई इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी, एक छलावा। और शायद उस ब्रह्मराक्ष राक्षस ने उसे विकास को फंसाने के लिए भेजा था। असल में प्रकाश उस रात 11 साढ़े 11 बजे से पहले ही विकास की अंडरवेयर पहनकर मजाक या जलन में उस लड़की से मिलने उस घर में गया था और वहां से कभी वापस नहीं आया। तो फिर चौथी मंजिल पर और बेसमेंट में उसके साथ जो प्रकाश था, वो कौन था? वो प्रकाश नहीं था, वो
वो प्रकाश की अतृप्त आत्मा थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसी रात मर चुका था जब उसने उस मनहूस घर में कदम रखा, और उसकी आत्मा या तो विकास को बचाने आई थी या उसे अपने साथ ले जाने। अब सोचिए, उस रात विकास के साथ जो था वो दोस्त था या दुश्मन? क्या प्रकाश की आत्मा सच में उसे बचाना चाहती थी या वो भी उस ब्रह्मराक्ष का मोहरा बन चुकी थी? अगर ये कहानी आपकी रूह कपा पाई तो वीडियो को लाइक करें, अपने बहादुर दोस्तों के साथ शेयर करें और डरावनी दास्तान का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए, अनसुने और खौफनाक डर के साथ। तब तक अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना। शुभ रात्रि।